नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 जुलाई और 5 जुलाई को आपका एसएससी CSSL का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में आपके 25 जीके जिस के प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 में से जितने भी अधिकतम रियल प्रश्न हो सकते थे वे मुझे मिल गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सभी उन प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे, जैसा कि सभी शिफ्टों में देखते आ रहे हैं और वहाँ से प्रश्न आपके शिफ्टों में बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का पहला जो प्रश्न है, उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है कि रऊफ एक लोक नृत्य है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा। तो आपसे पूछा गया था कि वो कौन सा राज्य से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर होगा। रऊफ जो लोक नृत्य है आपका जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जो कश्मीर घाटी में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इस लोक नृत्य में रंगीन वेशभूषा में महिलाएं दो पंक्तियां बनाती हैं और एक दूसरे के सामने खड़ी होकर नृत्य करती हैं। इसके अलावा इसमें मुख्य रूप से पैरों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में चक्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। इसके अलावा और सभी राज्यों के लोक नृत्य को देखें, जो कि यहाँ पर आपका चार्ट दिया गया है। तो मेन को हम लोग देखेंगे, जो जो आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछा गया है या आगे पूछा जा सकता है, सभी को हम लोग नहीं देखेंगे। जैसा कि आंध्र प्रदेश से आप लोग को मालूम होगा कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा बिलासनी नाट्यम को याद रखिएगा, आंध्र नाट्यम को याद मत रखिए, क्योंकि जब भी पूछा जाएगा आंध्र तो आंध्र प्रदेश तो मारिएगा ही। भावा कल्पम याद रखिएगा, बिना नाट्यम याद रखिएगा, दप्पू याद रखिएगा, तपेता, गुल्लू, लंबाडी, ढिमसा, कोलाटम और बोट्टा बमलू याद रखिएगा। असम से दोस्तों आपको बिहू को याद रखना है। बिहू के अलावा आपका बगरुम्बा को याद रखना है, और आपको ये क्या याद रखना है, तो आपको नट पूजा को याद रखना है। ठीक है, बिहार से आपको क्या याद रखना है, तो बिहार से आपको जाट जटिन याद रखना है, और आपको विदेशी याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात से बात करते हैं तो गुजरात से आपको गरबा याद रखना है, और डांडिया और टिपानी। ठीक है, ये कल पूछा गया था, आपका फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था टिपानी को, तो टिपानी को भी याद रख लेना है। ठीक है, भवई को भी याद रखना है। हरियाणा की बात करते हैं तो झूमर है, फाग है, डफ है, धमाल है, लूर है, गुगा है, खोर है, उगागोर है। ये गुगा नौमी कल पूछा गया था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपका है झोड़ा है, झाली है, छाड़ी है, दमन है, छपेली है, महासू है, नाटी है, दांगी है, उसको याद रखना है। जम्मू कश्मीर से जैसा कि रफ पूछा गया है, इकत पूछा जा सकता है, मंडस पूछा जा सकता है, कुड दंडी नाच पूछा जा सकता है, और दमाली पूछा जा सकता है। उसी प्रकार कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक का यक्षगान है, जो कि पूछा गया है पहले। इसके अलावा हुतरी है, सुग्गी है, कुनिथा है, करगा है, लंबी है, ये सभी आपका कर्नाटक का है। केरल की बात करते हैं तो केरल से तो एक दो शास्त्रीय नृत्य है, कथकली हो गया और आपका मोनियट्टम हो गया। इसके अलावा ओटम थुलाल है को याद रखना है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र से दोस्तों आपको लंबानी को याद रखना है, नकटा को याद रखना है, कोली को याद रखना है, और आपको गफा को याद रखना है। उड़ीसी से दोस्तों आपको उड़ीसा, जो कि शास्त्रीय नृत्य थे। इसके अलावा सावड़ी, इसके अलावा आपका धुमारा है, पेंका है, मुनारी है, को याद रखना है। छऊ भी आपका उड़ीसा का है, मयूर, मुख्य रूप से मयूरभंज छऊ इसका नाम है, तो इसको याद रखना है। पश्चिम बंगाल से काठी हो गया, गंभीरा हो गया। इसके अलावा डाली, जात्रा, बाउल, बाउल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गंभीरा कोई भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पंजाब से भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया। भांगड़ा और गिद्दा दोनों एक ही नृत्य थे, बस भांगड़ा है जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और गिद्दा है जो कि आपका महिलाओं के द्वारा। इसके अलावा धमन हो गया, भांड हो गया। राजस्थान से आपका घूमर हो गया, चक्री हो गया, गनगौर हो गया, झूलन लीला हो गया, झूमा हो गया। इसके अलावा कालबेलिया को याद रखना है। तमिलनाडु से भरतनाट्यम, जो कि एक आपका लोक नृत्य नहीं तो शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कवाड़ी, कुम्मी और कोलाटम को याद रखना है। उत्तर प्रदेश से नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोड़ा, छपेरी, जैता को याद रखना है। उत्तराखंड से गढ़वाली को, कुमायूं को, कजरी को, झोड़ा को, रासलीला को, छपेली को याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार गोवा की बात करते हैं तो गोवा से फुगरी को याद रखिएगा, देखनी को याद रखिएगा, तरंग मेल को याद रखिएगा, घोड़े मोदनी को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा गोप को याद रखिएगा। पीडीएफ में आपको सब दिया जाएगा, उसको वहाँ से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जवारा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। मटकी हो गया, खड़ा नाच हो गया, फुलपट्टी हो गया। इसके अलावा गिरदा नृत्य हो गया, शिलालार की हो गया। ठीक है, सेल बधोनी हो गया। छत्तीसगढ़ से गौरमारिया, पंथी, राउत नाच, पंडवानी को याद रखना है। झारखंड से आपको क्या याद रखिएगा, तो झारखंड से आपको डोमकच, इसके अलावा मुंडारी, सरूल, फगुआ, पाइका। ठीक है, मर्दाना, जननी, अग्नि, झूमर, ये सब आपका झारखंड का है। अरुणाचल प्रदेश से भुइया को याद रखिए, चलो को याद रखिए, वांचो। इसके अलावा पोपीर और बारदो छम को याद रखिएगा। मणिपुर से डोल चोलम, ठांगटा, मणिपुर का आपका यहाँ का ये मार्शल आर्ट है। इसके अलावा लाइहरोबा,
पुंगचोलम है आपका, इसके अलावा खम्बा थाईबी है, और नुपा डांस है, रासलीला है, इसको याद रखना है। मेघालय से का साद सुक माइनसिम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोक्रेम को याद रखिएगा, लाहो को याद रखना है। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम से चिराव नृत्य हो गया, खुल्लम हो गया, इसके अलावा आपका क्या हो गया भाई, तो लंगलम हो गया। नागालैंड से आपको रंगमा को, बम्बी डांस को, इसके अलावा बेम्बू डांस के बाद आपका एक है गेंथी गलीम, इसके अलावा सुइरोलियंस को याद रखना है। त्रिपुरा से होजगिरी को मात्र याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम से चूफाट डांस को याद रखना है, सिक्मारी को याद रखना है, शिल्ली नाच को याद रखना है, ठीक है, और मारूनी डांस को याद रखना है। लक्षद्वीप से लाबा कोलकली और परिचकली को याद रखना है, ठीक है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा, ये सभी लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एसएससी फेज़ 12 सीपीओ और सीएसएल एंड गोइंग एग्जाम पीडीएफ के बारे में। अगर इन तीनों एग्जाम का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आपको आपका एग्ज़ाम मतलब कि कल है या परसों है सीएसएल का, तो उस एग्ज़ाम में यहाँ जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा वो काफ़ी बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं पीडीएफ विथ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ तो ले सकते हैं, मात्र 49 रुपये में है। साथ में आपको 10 टॉपिक वाइज फ्री पीडीएफ भी दिया जाता है। इसको लेने के लिए आपको 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर आप संपर्क कीजिएगा तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ में आप यहाँ पर डेमो भी देख सकते हैं, ठीक है। अलग और भी आपको डेमो देखना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश की बात करते हैं तो उसका राइट आंसर इलवारी वंश या ममलुक राजवंश या गुलाम वंश, तीनों एक ही का नाम है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, जो कि 1290 तक है चला था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ये आपका दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, जो कि 1206 से 1210 तक शासन किया था। ऐबक का जन्म तुर्कमेनिस्तान में हुआ था और ये तुर्क जनजाति का था। ऐबक ने कुरान पढ़ना भी सीख लिया था, जिसके कारण ऐबक को कुरान खान के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपका शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश शासक बना 1211 से 1236 के बीच में। इसके बीच आपका बहराम शाह भी कुछ दिन के लिए, कुछ महीना के लिए शासक बना था। इसके अलावा रजिया बेगम हो गई, रजिया सुल्तान, जिसे 1236 में इल्तुतमिश की बेटी हुई और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका हुई और आपका अंतिम भी हुई, ठीक है, जो कि 1240 तक शासन की थी। इसके अलावा बहराम शाह हो गया, मसूद शाह हो गया, नसरुद्दीन महमूद हो गया, गयासुद्दीन बलमल हो गया, 1236 से 1287 तक शासक बनता है। कैकुबाद आपका अंतिम शासक था गुलाम वंश का, जो कि 1287 से 1290 तक शासन करता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। तो ममलुक राजवंश या गुलाम वंश के बारे में हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग दूसरा राजवंश था आपका दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश, जो कि 1290 से 1320 तक शासन किया था। और खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी इसका प्रमुख शासक था, ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके बाद आपका तीसरा आता है तुगलक वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का था। 1320 में स्थापना होता है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। 1414 तक आपका चलता है। तिमुरलंग का हमला 1339 में आपका तुगलक वंश के शासन में ही होता है, ठीक है। इसके बाद चौथा राजवंश था आपका वह सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक आपका शासन किया है और ख्रीज खां के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अगला है लोधी वंश, जो कि 5वां राजवंश था और अंतिम था, जो कि 1451 से 1226 तक शासन किया था और 1526 तक शासन किया था। और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुआ था बाबर के साथ, जिसमें इब्राहिम लोदी, जो कि अंतिम शासक था, उसका मृत्यु हो गया था और बाबर ने भारत में मुगल समाज का स्थापना किया था, ठीक है, इसको भी याद रखना है। और भलो लोदी आपका लोधी वंश का पहला शासक था, यह स्थापना इसी ने किया था, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो वर्ष 2011 की बात करते हैं तो भारत का जनसंख्या घनत्व आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में आपका 382 लोग हैं जो कि रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत का जनगणना हर 10 साल के बाद होता है और जनगणना 2011 है, जो कि भारत के महापंजीयक जनगणना आयुक्त के द्वारा किया गया था। और ये आपका 2011 का जनगणना 15वीं जनगणना था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद आपका 7वीं जनगणना है। इसके अलावा श्री चंद्रमौली आपका भारतीय 2011 की जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक हैं। इसके अलावा 15वीं जनगणना 2 चरण में आपका आयोजित हुआ था, मकान सूचीकरण और जनसंख्या गणना। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ग्लूकोज रिएक्ट विथ एसिटिक एल्डिहाइड टू फॉर्म, ठीक है, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर पेंटा एसीटेट होगा, जिसका आप लोग यहाँ पर रिएक्शन भी दे सकते हैं। जो ग्लूकोज है एसिटिक एल्डिहाइड से आपका रिएक्शन कर रहा है और आपका पेंटा एसिलेट ग्लूकोज जो कि बन रहा है, ठीक है, तो उसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनगणना से 3 क्वेश्चन आया था, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो मिल पाए हैं, 1 क्वेश्चन नहीं मिला है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, पूछा गया था। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000
1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को ही हम लोग लिंगानुपात के नाम से है जो कि जानते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। सबसे कम हरियाणा का है, सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो ये आपका केरल का है। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा भी याद रखना है, और भारत का भी लिंगानुपात साथ साथ याद रखना है, ठीक है। तो हरियाणा का लिंगानुपात है, इसके अलावा केरल का लिंगानुपात 1000 महिला पुरुषों पर 1084 है। तो इसको भी याद रखना है। साथ में 2011 में भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं तो 943 है। जब भारत का आपसे क्या पूछा गया, अभी क्या पूछा गया है, जब आपसे अभी पूछा गया था घनत्व, तो लिंगानुपात भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका यूनिक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तक के 3-4 एग्जामों में ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया था, लेकिन हालांकि ये भी आपका PYQ से ही आया था, SSC एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल, ठीक है। वो क्वेश्चन है कि द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि फास्ट पोस्ट द प्रणाली है जो कि इलेक्शन में यूज़ किया जाता है इंडियन संविधान में, ये आपका है। तो किस देश से बोरो किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका ब्रिटिश होगा, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब है एक सरल बहुलता मतदान प्रणाली है जिसका उपयोग एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार को चुनने के लिए किया जाता है। यह आपका यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, भारत जैसे देशों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला चुनावी प्रणाली है, और ये जो भारत ही आपका ब्रिटिश संविधान से है जो कि लिया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा दुनिया भर में चुनाव जो है आपका मुख्यतः चुनाव की दो प्रणाली है, एक आपका बहुलवादी है, एक आपका समानुपातिक है, ठीक है। तो बहुलवादी जैसे कि हम लोग फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के नाम जानते हैं, और आपके ये जो आपका है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें बहुलवादी इंडिया से है, तो बहुलवादी को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं आखिरकार ये है क्या। तो बहुलवादी प्रणाली ऐसी व्यवस्था है जिसमें जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत मिलते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित है जो कि किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका है। इसके अलावा भी है, इसके अलावा है साधारण भाषा में कहें तो इस विधि को जो सबसे आगे है वही जीत जाते हैं, और अर्थात प्रतीकात्मक तौर पर चुनावी रूप दौड़ रेस में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचता है, ठीक है, वही विजयी होता है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। बाकी बहुलवादी और समानुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या अंतर है यहाँ पर आपको दिया गया है, थोड़ा सा देखें। तो बहुलवादी इस पद्धति में पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक राजनीतिक इकाइयों में बांट दिया जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या साधारण सीटों में सीट कहा जाता है, जो कि आपका भारत में है, ठीक है। देखते होंगे लोकसभा क्षेत्र अलग है, विधानसभा क्षेत्र अलग है, ठीक है। इसके अलावा समानुपातिक वाला में क्या होता है, तो किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, कभी कभी पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है बहुलवादी में। इसके अलावा समानुपातिक में एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, ठीक है, उसी प्रकार है। और ये है कि उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, भारत में आपका बहुलवादी है, इजराइल, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, पुर्तगाल में आपका क्या है तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपा कर्माकर कौन से ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला जिम्नास्ट बनी थी। तो दीपा कर्माकर की बात करते हैं तो जो दीपा कर्माकर है वो दीपा कर्माकर की बात करते हैं तो ये आपका 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में है जो कि भाग ली थी, और ये भारत की पहली महिला जिम्नास्ट है जो कि बनी थी। हालांकि वो चौथे स्थान पर रही थी, कोई भी पदक नहीं जीत पाई थी, और इनका संबंध आपका त्रिपुरा राज्य से है, तो ये भी याद रखना है, राज्य भी पूछा जाता है। और 2016 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है रियो डी जेनेरियो, ठीक है, में हुआ था, जिसे रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है तो ये आपका ब्राज़ील में है। इसके अलावा दीपा जो कर्माकर है अभी हाल ही में जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ल्ड व्यक्तिगत फाइनल में स्वर्ण पदक है जो कि जीती हैं, जो कि आपका ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसके अलावा दीपा को 2016 में आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, वो भी दिया गया है। और 2017 में भारत के चौथी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कर्नाटक के मुख्यमंत्री से रिलेटेड पूछा गया था। क्वेश्चन आपका ये था कि कर्नाटक के किस पूर्व मुख्यमंत्री को ये आपका पद्मश्री अवार्ड 2023 में दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका MS कृष्णा था, ठीक है। तो इसको भी देखिएगा। इसके अलावा कर्नाटक के अभी वर्तमान में नए मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, और कर्नाटक के राज्यपाल जो कि 3 से 4 बार अभी तक पूछा जा चुका है, जो कि थावरचंद गहलोत हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीता शंकर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो संगीता शंकर की बात करते हैं तो वायलिन
वादक है, तो राइट आंसर वायलिन होगा। ये आपका जो एन राजम है, एन राजम जो कि प्रसिद्ध वायलिन वादक है, उनकी बेटी है, ठीक है। और ये जो संगीता शंकर है, इनका जन्म 12 अगस्त 1965 को वाराणसी में हुआ था। और भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक है जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फ्यूजन संगीत प्रस्तुत करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा कौन सा मंत्रालय है, ठीक है। 2023 मार्च के अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय होगा, ठीक है। हमने आपको बार बार बताया है कि अमित शाह के पास 2 मंत्रालय है, गृह मंत्रालय के अलावा आपका सहकारिता मंत्री भी हैं, तो इसको भी याद रखना है। ये आपका हालांकि 17वीं लोकसभा के अकॉर्डिंग पूछा गया था, 18वीं लोकसभा के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है तो ये भी इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका गैल्वेनोमीटर होगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में बहुत छोटी विद्युत धाराओं का पता लगा सकता है और माप सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता कि विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है, तो विद्युत धारा को आपका एम्पियर के द्वारा मापा जाता है। एम्पियर में डिस्ट या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए एक मीटर का उपकरण है। इसके अलावा मीटर धारा मानों की एक विस्तृत श्रृंखला को माप सकता है, क्योंकि उच्च मानों पर मीटर तंत्र के माध्यम से वर्तमान का केवल एक छोटा सा हिस्सा निर्देशित होता है। इसके अलावा बात करेंगे बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से हम लोग मापते हैं वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, और एनेमोमीटर से हम लोग बल और हवा की दिशाओं का वेग मापते हैं। ईसीजी से बात करते हैं तो कार्डियोग्राफ पर रिकॉर्ड किए गए हृदय की गति को टेस्ट किया जाता है। ईजी आपका मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क का माप रिकॉर्ड करता है। पैथोमीटर आपका सागर की गहराई नापता है। हाइड्रोमीटर की बात करते हैं तो तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व मापता है। आर्द्रता मीटर की बात करते हैं तो आर्द्रता का स्तर मापता है। माइक्रोमीटर की बात करते हैं तो दूरी या कोण मापता है। पेरिस्कोप की बात करते हैं तो समुद्र तल से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए मापता है। पायरोमीटर की बात करते हैं तो बहुत उच्च तापमान को यह मापता है। रडार की बात करते हैं तो रडार तरंगों के माध्यम से एक आने वाले हवाई जहाज की दिशा और सीमा का ये संसूचन है। सोनार से हम लोग जल के नीचे वस्तु का सूचन मापते हैं। रक्तदाब मीटर से हम लोग रक्तदाब मापते हैं। इसके अलावा वेंचुरी मीटर से हम लोग तरल पदार्थ की प्रवाह की दर मापते हैं। वर्नियर से हम लोग पैमाने का छोटा उपखंड मापते हैं। विवाव बी मीटर से हम लोग 2 बिंदुओं के बीच एक विद्युत विभवांतर मापते हैं। वाट मीटर से हम लोग एक विद्युत परिपथ की शक्ति मापते हैं। तो इसको आप लोग देखिएगा एक बार पढ़कर। अगला है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 361 होगा। भारत संविधान के भाग 19 में अनुच्छेद 361 को रखा गया है और भारत में 361 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को उनके पद के दौरान अदालती कार्रवाई से विशेष संरक्षण मिलता है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास विशेषाधिकार है जो उन्हें उनके पद के दौरान कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाले दायित्वों से सुरक्षा प्रदान करता है। इन पदों पर बैठा व्यक्ति अपने पद के कार्यकाल के दौरान न्यायालयीय प्रक्रिया से सुरक्षित होता है। यही आपका पूछा गया था, तो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कबड्डी में जब रेडर है जो कि अपने विरोधियों को छूता है तो उसे क्या कहा जाता है। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ। रेडर जब आप यहाँ पर लिख दिए तो रेडर को क्या कहा जाएगा, तो रेड कहा जाता है। रेड के दौरान आक्रमणकारी टीम का कोई भी एक खिलाड़ी जिसे रेडर कहा जाता है कबड्डी शब्द का उच्चारण करते हुए दूसरी टीम के हाथ में प्रवेश करता है, जिसे कैटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जो कि दिल्ली में पहली बार हुआ था 2023 में, उसका शुभंकर था आपका उज्ज्वला। उज्ज्वला एक गुरैया है जो कि अनावरण खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आधिकारिक शुभंकर के रूप में नामित हुआ था। इसके अलावा यह छोटी गुरैया दिल्ली का गौरव का प्रतीक है और इसकी विशिष्टता दृढ़ संकल्प सहानुभूति को दर्शाता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर के रूप में उज्ज्वला अटूट मानवीय भावना का स्मरण करती है और शक्ति और विविधता को बतलाती है। इसके अलावा प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित है जो कि किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था कि व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज, ठीक है। तो एयर जो ट्रांसपोर्ट है वो आपका नेशनलाइज हुआ था आपका 1953 में, तो राइट आंसर आपका 1953 होगा, ठीक है। 1953 में आपका नेशनलाइज हो गया था एयरलाइंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया था। और क्या पूछा गया था, तो और आपसे पूछा गया था केमिस्ट्री से एक रिएक्शन पूछा गया था। इसके अलावा आपसे बस यही सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और कुछ नेक्स्ट नया क्वेश्चन तो मिल नहीं रहा है। तो चलिए आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एसएससी फेज 12 सीपीयू और सीएसएल ऑनगोइंग का पीडीएफ लेना चाहते हैं मात्र 49 रुपये में, जिसके साथ आपको 10 टॉपिक वाइज पीडीएफ फ्री दिया जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।